Hello friends. So how are you all? You all are fit and fine in your houses and your studies very well. बहुत अच्छी चल रही है स्टडीज. तो आज आपकी स्टडीज को और अच्छी चलाने के लिए मैं लेके आई हूँ कौन सा चैप्टर. चैप्टर 1 किसका? बायोलॉजी का. 9th क्लास की बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. अरे पहले ना हमने ना चैप्टर को 6-7 वीडियोस में कंप्लीट कर किया है. अभी भी उसका थोड़ा सा पार्ट रहता है. तो 7 टोटल 8 वीडियोस बन चुकी हैं. 9 वीडियोस बन चुकी है सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर. तो अभी इतना इतना लंबा नहीं चलाने वाले हैं. आज हम इसे अभी कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो में. सो सी द वीडियो टिल एंड तक देखो. अच्छा ठीक है. हु एम आई. मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौन हूं मैं. हु एम आई. सो हु एम आई एम योर एजुकेटर मिसप्रीत कौर एट स्टडी बार. I'm your educator, Miss Preet Kaur at Study Bar, and what I teach you here, I teach you biology. I'm your biology expert at Study Bar, and I teach you math also, social science also at only this platform that is Study Bar. और मैं आपकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आपकी रियल लाइफ से जोड़ देती हूँ. रियल लाइफ से कैसे? आज आप सेल में ही देख लेना. सेल में मैं आपका हर कॉन्सेप्ट ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना कि आप सोचोगे वाह बहुत अच्छी क्लास थी. सो इंट्रोडक्शन अभी मेरी भी होगी. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू वांट टू नो. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो. क्यों सब्सक्राइब क्यों करना है? बिकॉज यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी क्लास की स्टडी करवाई जाती है? क्लास 9th की, विच इज द बेस ऑफ क्लास 10th. एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर पीपल कैन गेट हेल्प. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. नाउ आगे टेलीग्राम ग्रुप को भी अभी जाके ज्वाइन कर लो. क्यों करना है, कैसे करना है? पहले तो कैसे करना है टेलीग्राम. फर्स्टली इंस्टॉल द टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड इट नाउ. अगर कर रखा है तो फिर ऐसे नहीं है कि उसे इंस्टॉल करोगे फिर इंस्टॉल करोगे. नहीं, अगर कर रखा है तो वेल एंड गुड. देन गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च स्टडी बार. तो अभी जाके उसे ज्वाइन कर लो. क्यों करें भाई ज्वाइन, क्यों करें? बिकॉज वहां पे होते हैं लाइव पोल, लाइव क्विजेस आफ्टर एवरी वीडियो ऑफ एवरी चैप्टर. जिस भी चैप्टर की वीडियो डलती है उसके बाद एक लाइव क्विज आ जाता है. एंड उसके बाद उसमें आपको अगर आप सही आंसर देते हो क्विक हुर्रे इज बीइंग गिवन. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. अभी ये भी हो गया. अच्छा सबसे पहले आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मेरा एक सभी से क्वेश्चन है दैट व्हाट आर यू मेड अप ऑफ. किस चीज के बने हो? वैसे ये बोला जाता है किस मिट्टी के बने हो. यस, तो आप किस चीज के बने हो? व्हाट आर यू मेड अप ऑफ? यू विल से ऑफ 5 एलिमेंट्स. नो. वट इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ. जैसे एक घर बनता है तो उसकी बेसिक यूनिट ब्रिक है. ब्रिक से एक वॉल बनती है, वॉल से रूम बनता है, रूम से हाउस बनता है. तो आपकी ऐसी बेसिक यूनिट क्या है जिससे आप बने हो? सो द बेसिक यूनिट इन यू इज द सेल. आप जिस चीज से बने हो आपकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज द सेल. आपकी नहीं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो, चाहे कोई एक बर्ड है, चाहे कोई एक कैट है, चाहे कोई डॉग है, कोई भी चीज लगा लो, एवरीथिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट सेल. जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी होती है वैसे ही ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल. मीन्स उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ. अभी ये बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं ये हम चैप्टर के बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अभी इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? अगर मैं आगे जाके मेडिकल ले रही हूँ और मेडिकल में मैं बोल रही हूँ कि मैंने ना 9th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. तो इट्स स्टडी, सेल की स्टडी किसी भी एस्पेक्ट में हो, सेल की स्टडी इन एनी एस्पेक्ट इज नोन एज सेल बायोलॉजी. क्या बोलते हैं उसे? सेल बायोलॉजी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद smallest and the first living organization, the smallest and the first level of organization is cell. Either it's a colorful bird or either it is a whale. अच्छा, क्या अभी मैं या तो बोल रही हूँ whale या फिर बोल रही हूँ bird या फिर बोल रही हूँ cat dog, मीन सारे ये नेक्ड आइज वाले बोल रही हूँ. क्या माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या जो माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं वो सेल की नहीं बनी होती? यस, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. वो भी सेल्स की बनी हुई होती है. फंगी लगा लो, एल्गे लगा लो, प्रोटोजोआ लगा लो, एवरीथिंग, हर चीज आपकी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है. अच्छा, बट
एक एक्सेप्शन इसमें क्या है, दैट वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल। वायरस क्या है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। ये कैसे हो गया, लिविंग ऐसे है जब, दैट इज वायरस क्या होता है, पैरासाइट की तरह काम करता है। तो जब वायरस होस्ट की बॉडी में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, क्योंकि उसे क्या मिल जाता है, आरएनए मिल जाता है। अगर वो ऐसे ही हवा में ही है तो दैट इज नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें कोई सेल नहीं है, कोई उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। सो द वायरस इज एन एक्सेप्शन टू इट। अच्छा, अभी मैंने बोला कि ब्रिक से वॉल बनती है, वॉल से रूम बनता है, रूम से हाउस बनता है। तो ऐसे ही सेल से क्या क्या बनता जाता है, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो लेट अस सी इट। सबसे पहले क्या होता है आपका सेल, उसके बाद बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू मेक अप टिश्यू। तो टिश्यू ही आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसकी वीडियो अगले टाइम आने वाली है, उसका वेट करते रहना एंड बी रेडी टू सी इट ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। अच्छा, टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, ठीक है। उसके बाद इससे ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऑर्गन सिस्टम से बनते हो आप, दैट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स जुड़े टिश्यू बनाने के लिए, टिश्यूज जुड़े ऑर्गन बनाने के लिए, ऑर्गन जुड़े ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, और ऑर्गन सिस्टम बने आपको बनाने के लिए, दैट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे। अच्छा भैया, अभी सेल को किसी ने डिस्कवर भी तो किया होगा, ऐसे नहीं है कि सेल कहीं किसी ने छुपा के रखा था कि जो इसे सबसे पहले ढूंढेगा ना वही इसका फाउंडर होगा। नहीं, ऐसे तो हुआ नहीं होगा, नहीं ना, वो तो किसी ने क्या कहते हैं, डिस्कवर किया होगा, है ना। तो उसकी डिस्कवरी थी, दैट वाज अ चांस डिस्कवरी। सेल की जो डिस्कवरी थी, दैट वाज अ चांस डिस्कवरी, मींस जो पर्सन था जिसने सेल को फाइंड किया था, उसने सोचा नहीं था कि मैं ये जिस चीज से मतलब उसे फाइंड किया था, लाइक ही फाउंड इट फ्रॉम द कोक से फाइंड किया था। उसने सोचा नहीं था कि मैं कोक लेके आऊंगा, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा, फिर मैं सेल की डिस्कवरी करूंगा। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ही वाज अ साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उसने क्या किया, चलो अभी पढ़ ही लेते हैं, हम पढ़ ही लेते हैं, सारा प्रोसेस हम पढ़ ही लेते हैं। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू सी द सेल्स। तो कौन था फर्स्ट पर्सन सेल को देखने वाला, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही थे पहले पर्सन जिन्होंने सेल को देखा था। अच्छा, कब देखा था मैंने मेंशन नहीं किया, मैं भूल गई। तो कब देखा था, इन द ईयर 1665 में। देखो कितनी पहले देखा, कितना पुराना डिस्कवरी, कितनी पुरानी डिस्कवरी है सेल की, हाउ फार, इन 1665 टू इट इज 2020 नाउ, 4 centuries ago। चलो, ही टुक, अभी कैसे डिस्कवर किया, वो ऐसे ही बाहर घूमने चले गए। उन्होंने सोचा कि चलो, साइंटिस्ट तो थे ही, साइंटिस्ट का क्या काम क्या होता है, कुछ ना कुछ डिस्कवर करना। तो उन्होंने सोचा, ही टुक अ थिन स्लाइस ऑफ कोक, पतली सी उन्होंने स्लाइस ली कोक की। अच्छा, एक चीज जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, दैट इज कोक में क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। कोक कंटेन्स डेड सेल, ठीक है। कोक कंटेन्स डेड सेल, कौन से सेल्स होते हैं, इट कंटेन्स डेड सेल। क्यों, अभी ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ दैट इसमें डेड सेल होते हैं, वो भी आपको आगे बताती हूँ। इसका भी कोई मकसद है बोलने का, ठीक है। तो अभी स्लाइस ली उसने कोक की, और उसे वो अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर क्या कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करते हुए उसे कुछ हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर दिखे। अभी हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, बट आर हनीकॉम स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये क्या है आपके हनीकॉम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे, और उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ही नेम देम एज सेल। इन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दे दिया एज सेल या फिर सेलुले। अभी सेल को हम सेल का लैटिन लैंग्वेज में मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, अ लिटल रूम। और उन्होंने, ये तो उनकी एक डिस्कवरी थी विच वाज आल्सो चांस डिस्कवरी। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ली है हमने उनकी डिस्कवरी में से। मे बी उन्होंने सेल भी डिस्कवर किया हो, इसी स्लाइस ऑफ कोक से कुछ और भी डिस्कवर किया हो। तो उनकी जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना, उनके सारे जो काम है, वो उनकी ही एक बुक, जिसका क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया, में दिए गए हैं। क्लियर अबाउट इट, सेल कैसे डिस्कवर हुआ ये भी समझ में आया। अच्छा, सम मेजर मोर डिस्कवरीज अबाउट द सेल। अभी सिर्फ सेल तो डिस्कवर नहीं किया गया,
सेल के और भी कुछ पार्ट्स भी हैं जो डिस्कवर किए गए थे, है ना। तो सेल के जो पार्ट्स हैं व्हाट आर दी, सो सम मेजर मोर डिस्कवरीज क्या है। अच्छा, उसके बाद आए 1674 में आए एंटन वैन ल्यूनबर्ग, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। एंटन वैन ल्यूनबर्ग ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ, रॉबर्ट हुक वाले माइक्रोस्कोप के साथ नहीं, उससे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप पे साथ उन्होंने डिस्कवर किए लिविंग सेल्स। अभी यहाँ पे बात आती है, कोक में डेड सेल थे, इसी कारण रॉबर्ट हुक को कोई भी मूवमेंट नहीं दिखी सेल्स में, ठीक है। ही जस्ट डिस्कवर द सेल, बट उनको ये नहीं पता था कि सेल्स लिविंग भी होते हैं। तो ये बात किसने डिस्कवर की? एंटन वैन ल्यूनबर्ग ने ये बात डिस्कवर की। कहाँ से उन्होंने डिस्कवर की? ही टुक द अपर लेयर ऑफ द टीथ, टीथ के ऊपर जो खाने के बाद लेयर जम जाती है ना, तरतार ऑफ द टीथ और द अपर लेयर ऑफ द टीथ, उन्होंने वो ली एंड ही डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया और वोटिसेला। प्रोटोजोआ होता है ना, वोटिसेला प्रोटोजोआ की एक टाइप है, दैट इज वोटिसेला, उसमें से डिस्कवर किया। एल्गे में से उन्होंने डिस्कवर किया, ही टुक एल्गे फ्रॉम द पोन्ड, ठीक है। इन सभी चीजों से ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद आए बड़ी देर बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन और क्या नाम था उनका? क्या नाम था? रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या है वो तो आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाली हूँ ना, वो तो आप कभी भूलोगे ही नहीं। अच्छा, ये आप याद रखिए, अभी उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1839, आफ्टर 8 years फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउन आए J.E. परकिंजे। पी से परकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। अभी सेल के जो अंदर है, सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ये जगह, ठीक है, इसे ये जगह में होता है आपका साइटोप्लाज्म, और ये तो आपको पता ही है आपका न्यूक्लियस। अभी ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो जो J.E. परकिंजे थे, ही डिस्कवर द प्रोटोप्लाज्म इन द सेल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म समझ में आया। नेक्स्ट 1838 में, ये डिस्कवरी से पहले आनी थी, 1838 में एमजे स्क्लिडन एंड टी स्कैचवान गेव द सेल थ्योरी। अभी 1838 में सेल थ्योरी दी गई। सेल थ्योरी में क्या था? सेल थ्योरी में बताया गया सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। पहले ये सिर्फ दो चीजें बताई गई थी इस सेल थ्योरी में। उसके बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया 1855 में, किसके द्वारा? रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा। उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब हुआ दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पुराने ही सेल से बनते हैं। वो भी आपको बात जब मैं न्यूक्लियस पढ़ाने वाली हूँ ना इस लेक्चर में, तभी बताने वाली हूँ, ठीक है। सो यही थर्ड उन्होंने लॉ ऐड किया था इन द सेल थ्योरी, एंड ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। तो अभी यहां तक तो आपको समझ में आ गया, सारी जो डिस्कवरीज थी दैट आर क्लियर। अभी भाई माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप क्या है? व्हाट इज एक्चुअली अ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप पढ़ तो रहे हैं, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की अगर इससे भी ज्यादा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सो आई एम गिविंग यू द लिंक अब। उसमें मैंने ही वो वीडियो बनाई थी व्हेन आई वाज टीचिंग इट वेरी 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 डीपली। तो डीपली तो आज भी पढ़ाऊंगी वैसे, तो मीन्स वो एक थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था इन 20 to 25 मिनट्स, पर ये जो वीडियो थी दिट वाज फॉर 19 मिनट्स। तो वो वीडियो को आप जाके देख लो, आपको पूरी जो माइक्रोस्कोप है ना वो पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी माइक्रोस्कोप होते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक वर्ड है जो आगे और दो वर्ड्स में स्प्लिट करता है। वन इज द माइक्रो, दूसरा क्या है? स्कोप। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, यही होता है माइक्रो का मतलब। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है टू सी, यही मतलब होते हैं दोनों के। तो वेरी स्मॉल टू सी, ये तो मतलब हुआ नहीं कोई वेरी स्मॉल टू सी।
वेरी स्मॉल टू सी तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड आई से देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें वो ऑर्गेनिज्म को देखने में मदद करता है विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आईज। सी, माइक्रो मीन्स very small and scope means to see. Therefore microscope is an instrument used to see very small objects which cannot be seen with naked eyes. समझ में आया? तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें हेल्प करता है वो इंस्ट्रूमेंट्स को देखने के लिए जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद आती है माइक्रोस्कोप की होती है दो टाइप्स। एक तो होते हैं जो आपके स्कूल्स में यूज किए जाते हैं, बट उनका नाम ये नहीं है स्कूल माइक्रोस्कोप्स, नो, मतलब यूज किए जाते हैं आपके स्कूल में। एक होता है बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में जो यूज किए जाते हैं, लाइक नासा, लाइक इसरो, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में यूज किए जाते हैं, या जो सीरम इंस्टीट्यूट है वहां पे ये यूज किए जाते होंगे। इन इंडिया इट इज, आई थिंक सो इन पुणे इट इज। तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा, तो दो टाइप्स क्या हैं? देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? द टू टाइप्स आर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेट, ये हाइलाइटर अच्छे नहीं थी, दोनों में कुछ नहीं समझ आएगा फिर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक है कंपाउंड, दूसरी है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो कंपाउंड है ना उनको लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो नेचुरल लाइट होती है ना, लाइक सनलाइट हो गई, उसका यूज करते हैं, नेचुरल लाइट का यूज करते हैं, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो compound microscope are the microscope which are used on daily basis in schools, hospitals, small laboratories and make use of natural light to use to see the object. इनको लाइट भी बोलते हैं, ऑप्टिकल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑप्टिकल लेंस आर बीइंग प्रेजेंट इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर द माइक्रोस्कोप विच आर टू बिग एंड आर यूज्ड इन बिग लेबोरेटरीज। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े, ठीक है। आप उनका स्ट्रक्चर देख के कहोगे इट इज अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। आप बोलोगे कि ये तो माइक्रोस्कोप हो ही नहीं सकता, बट दीज आर वेरी बिग। इसी कारण ये स्कूल्स में नहीं होते, क्योंकि अगर ये स्कूल्स में हुए तो फिर दो से ज्यादा माइक्रोस्कोप तो आपके स्कूल में हो नहीं सकते। तो और ये माइक्रोस्कोपिक जो, हाँ, जो इनकी माइक्रोस्कोपिक इमेज है वो हम किसी भी डिजिटल सोर्स पे देख सकते हैं, लाइक लैपटॉप पे, एलईडी पे, एलसीडी पे, कहीं भी आप देख लो, डिजिटल सोर्स पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इमेज आप माइक्रोस्कोप में ही देखोगे, यू कैन नॉट सी इट इन एनी डिजिटल सोर्स। तो अच्छा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स भी आपको क्लियर हुए। अभी बात आती है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। आप बोलोगे, आपने सोचा होगा वैसे तो, कि मैंने बोला कि जो बैक्टीरिया है ना वो भी किसका बना हुआ है? वो भी सेल का बना हुआ है। अभी आप बोलोगे कि वेट, आप बोलोगे कि जो बैक्टीरिया है वो इतना छोटा, हम इतने बड़े, ऐसा क्या है? दैट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सेल्स। हम में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, जबकि बैक्टीरिया में नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ 1 है। ओ, कैन यू थिंक इट ऑफ? बैक्टीरिया में सिर्फ 1 सेल प्रेजेंट होता है। सो यूनिसेल्युलर organisms are the organisms which are composed of only one cell, and only one cell performs all the life activities of the organism's body. सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट होता है और एक सेल ही वो सारी एक्टिविटीज करता है, खाने को अंदर लेके जाना, डाइजेशन ऑफ फूड, फिर वो खाने की एनर्जी बनाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर एक्सक्रीट करना, दैट ऑल द वर्क्स आर डन बाय अ सिंगल सेल इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Whereas if we talk about the multicellular organisms are the organisms composed of more than one cell. अगर आपको मैं एक सरप्राइजमेंट बताऊं, हम ह्यूमंस में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स आर 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन, कैन यू थिंक इट ऑफ? इतने ज्यादा सेल्स हम लोगों में प्रेजेंट है। अभी चैप्टर और ज्यादा अमेजिंग बनता जा रहा है। यस, तो अमेजिंग बनता भी जाएगा आगे, मैं बना भी दूंगी। एंड शो डिविजन ऑफ लेबर। और हमारे जो सेल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि हाँ भी सेल्स तो लड़ते हैं आपस में, दे आर एनिमी, बोलते हैं कि मैं अकेला अपना ही काम करूंगा और किसी दूसरे सेल को बोल रहे हैं यू डू योर वर्क योर सेल्फ। नो, हमारे सेल्स बहुत अच्छे हैं एंड दे डू वर्क स्मार्टली। वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं वर्क को, डिविजन ऑफ लेबर शो करते हैं।
कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ पर्टिकुलर काम करने को, सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू डू डिफरेंट फंक्शंस। हर सेल किसी डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज है, ठीक है। तो हमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर शो होती है। अच्छा, ये पेपर्स में मोस्टली 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब बोलोगे ये एक डिफरेंस हम लिख के आए, नो, आपको मैं आगे बता रही हूँ। देखिए देखिए ये आ गया आपके डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस में क्या क्या है, अभी अगर अगर सेल एक प्रेजेंट है तो वो तो पता ही, ऑर्गेनिज्म का साइज तो सिर्फ इतना सा होगा, जिसको हम देख भी नहीं सकते, उसका साइज तो बिल्कुल ही छोटा है। सो इट इज कंपोज यूनिसेल्युलर, पहले तो इट इज कंपोज ऑफ ओनली सिंगल सेल, उसके बाद मल्टी सेल्युलर इट इज कंपोज ऑफ मोर देन वन सेल। अच्छा, यूनिसेल्युलर में सारी एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया कि एक ही सेल करता है, वेयर एज इन द मल्टी सेल्युलर अ सिंगल सेल डज ओनली वन और अ फ्यू एक्टिविटीज। एंड डिविजन ऑफ लेबर कैसे होगी यूनिसेल्युलर में, सेल तो एक है, डिविजन कैसे करेगा वो लेबर की, देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर इन unicellular organism as there is only one cell, and in multicellular organism division of labor takes place as different functions are done by different cells. Reproduction, now in unicellular organisms reproduction is done by a single cell, सिर्फ एक ही सेल reproduction करता है, whereas in multicellular organisms some cells take part in reproductions, other remain intact. तो multicellular organism में सिर्फ कुछ cells करते कुछ ही हैं, एक नहीं करता पर करते कुछ हैं, और जो सेल्स हैं दे आर इंटैक्ट, इस प्रोसेस है वो बाहर रहते हैं, फ्रॉम रिप्रोडक्शन दे आर आउट ऑफ इट। और लाइफ स्पैन जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का दैट इज शॉर्ट, वेयर एज द लाइफ स्पैन ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज लॉन्ग। क्लियर? अभी चलते हैं हम आगे। ये आपको मैंने कितने डिफरेंस बता दिए, 5 डिफरेंस बता दिए। अच्छा, इसके बाद आप 6 डिफरेंस क्या लिख सकते हो, इनके एग्जाम्पल। मल्टी सेल्युलर में एग्जाम्पल दे दो हमारी कैट्स की, डॉग्स की, प्लांट्स की, ठीक है। यूनिसेल्युलर में यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव। अभी बात आती है शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। कहाँ पे रखा जाए इसे, छोटा कर दिया जाए, यहाँ पे रख देते हैं चलो। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल, अभी जैसे मैंने बताया यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर की है, मल्टी सेल्युलर का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि हमारा। और वहीं अगर मैं बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करूं, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करूं अंडर द माइक्रोस्कोप, आई विल सी दैट इट इज वेरी स्मॉल। और मैं उसे मे बी अभी वेयर यू आर सिटिंग देयर कुड बी वेरी मच बैक्टीरिया, बहुत बैक्टीरिया होगा वहां पे, बट यू आर नॉट एबल टू सी इट, मीन्स इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। So shape and size of cell varies from the organism to organism. अच्छा, कुछ तो सेल्स होते हैं जिनकी शेप होती है, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनकी कोई फिक्स शेप होती ही नहीं है, which do not have a fixed shape, जो अपनी जो शेप है they keep on changing their shape, ठीक है। some cells do not have a fixed shape, for example WBC क्या होता है, white blood cells, जो हमारी रक्षा करते हैं, which protect us from the diseases। तो सोच सकते हो हमारे जो रक्षक हैं in our body, they do not have a fixed shape। अच्छा, एमीबा की बात करें तो एमीबा की भी कोई फिक्स शेप नहीं है। एमीबा तो शेप चेंज करता ही रहता है, वैसे ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ओके, सो द नेक्स्ट इज, पर कुछ सेल जो हैं उनकी फिक्स शेप होती है, लाइक किसी की पॉलीगोनल होगी, किसी की स्फेरिकल होगी, किसी की एलिप्टिकल, किसी की स्पिंडल शेप और किसी की क्यूबॉइडल। अभी ये टॉपिक आ गया आपका पढ़ने वाला, जो आपको मोस्टली इन फिलअप्स में पूछा जाता है इन योर एग्जाम्स। तो अभी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है, दैट इज PPLO, फ्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज PPLO, फ्लोरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर आप इसे बोल सकते हो, यू कैन से इट माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो अभी इसका साइज क्या है। अच्छा, जो ये यूनिट यूज होती है ना, जो ये यूनिट यूज होती है, समटाइम्स चिल्ड्रन से PUM, तो ये यूनिट PUM नहीं है, इट इज माइक्रोमीटर। इस यूनिट को बायोलॉजी में यूज किया जाता है एंड इट इज नोन एज माइक्रोमीटर, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म PPLO, और इसकी जो मेजरमेंट है, इट्स साइज इज 0.5 PUM। और एक आपको अमेजिंग बात बताऊं, जो ये माइक्रोमीटर है, इट इज 1,000th ऑफ अ मिलीमीटर। 1,000th of a millimeter is a micrometer.
सच अमेजिंग थिंग्स। अच्छा, सबसे बड़ा जो एग है दैट इज द ostrich egg, means it has a size of 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबा एनिमल सेल कौन सा है? नर्व सेल। द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज द नर्व सेल। नर्व सेल इज अराउंड 90 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, बहुत लंबा है। इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। आई हैव नॉट मेंशन द लार्जेस्ट प्लांट सेल। चाहिए अभी ये बात भी आप पता कर लो, वैसे ये पूछा तो कभी नहीं जाता। इट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट। लार्जेस्ट प्लांट सेल कौन सा है? द ओव्यूल ऑफ साइसास। साइसास क्या है? इट इज अ प्लांट। ओव्यूल ऑफ साइसास। उसके बाद अच्छा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी मैं बोलूंगी कि एलिफेंट इतना बड़ा है, क्यों है इतना बड़ा एलिफेंट? आप बोलोगे कि उसका साइज है ना जो सेल्स का वो बहुत बड़ा है इसीलिए वो बड़ा है। नो, इट डज नॉट, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट वेरीज विद द साइज ऑफ द सेल, इट वेरीज विद द नंबर ऑफ सेल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उतना ज्यादा सेल का साइज बड़ा होगा। एंड आफ्टर दैट जो ह्यूमन बॉडी है उसमें, जैसे मैं पहले आपको एक अमेजिंग चीज बता चुकी हूँ, दैट इट कंटेन्स 100 ट्रिलियन सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, मैंने बोला था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपको बताऊंगी। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं सेल को? द सेल is called basic unit of life because it performs all life functions such as intake of food, digestion of food, excretion of food, power generation from the food. However, there is no mixing of different substances. अभी ऐसे नहीं है कि सेल हर काम को मिक्स कर देता है कि पहले खाना अंदर भी लेके आ रहा है फिर तभी उसकी पावर जनरेशन कर रहा है, फिर खाना अंदर लाया फिर पावर जनरेशन कर रहा है। नहीं, मिक्स नहीं करता। इट हैज सम स्पेशलाइज्ड small structures or microscopic structures which are known as cell organelles which have a specific function. तो सेल हर फंक्शन करता है, कोई भी फंक्शन है बॉडी का, दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल। अ सिंगल फंक्शन ऑफ द बॉडी, sorry, every single function of the body is performed by a cell. Therefore, it is known as the basic unit of life. Clear? Now, what is a cell made up of? अच्छा, सेल बना किस चीज का है? सेल बना किस चीज का है? अच्छा, ये बात आपकी मैं पूरी रियल लाइफ से जोड़ने वाली हूँ। आप लोग यस, रियली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एंड तक तो इस वीडियो को जरूर देखो। वेट जरा 2 मिनट आप वेट कीजिए। माय पिक्चर, यस। सो नाउ व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सेल इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अच्छा, किसी भी फैक्ट्री की एग्जांपल ले लो। मानो कोई फैक्ट्री है, मानो कोई कार्डबोर्ड फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे कार्डबोर्ड बनता है। उसकी सबसे मेन थिंग क्या होगी? 3 उसकी मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। एक फैक्ट्री की भी सबसे इंपॉर्टेंट होगी जगह, जहां पे फैक्ट्री लगेगी। अगर जगह ही नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ पे लगाएंगे? हवा में तो फैक्ट्री लगती नहीं है कि हवा में लगा लेंगे भाई, नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज जगह, जो एक सेल में है साइटोप्लाज्म। अच्छा, सेल में भी जगह चाहिए ना जहां पे सारे सब्सटेंसेस रहेंगे, तो वो है साइटोप्लाज्म। अभी सेल को, ठीक है, जगह ले ली मैंने, उसके बाद उसकी एक चाहिए मुझे बाउंड्री भी बनानी पड़ेगी। ऐसे तो फिर कोई भी अंदर चला जाएगा फैक्ट्री के, कोई चोर भी आ सकता है, कोई सामान भी चुरा के लेके जा सकता है, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तो उसके बाद मुझे एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी ना फैक्ट्री की, दैट इज वही सेम बाउंड्री है एक सेल में, उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी मैंने बाउंड्री भी बना ली, मेरी जगह भी हो गई, अभी उसमें मुझे एक बॉस भी चाहिए। ऐसे तो अगर एक फैक्ट्री में बॉस ही नहीं होगा तो लोग तो काम सही भी करेंगे, जो रखे हुए हैं लेबरर्स रखे हुए हैं, दे कैन डू द वर्क रॉन्ग ऑल्सो, गलत काम भी कर सकते हैं वो। तो उनका सारी कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज क्या होता है? एक बॉस होता है फैक्ट्री का, देयर इज अ बॉस ऑफ द फैक्ट्री। तो वही बॉस एक सेल में भी होता है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। समझ में आया? आई थिंक ये पूरी अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री में एक जगह चाहिए, दैट इज साइटोप्लाज्म, सेल में भी वो जगह है। उसके बाद एक बाउंड्री लगानी है ताकि कोई भी अंदर ना चला जाए, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ सेल। उसके बाद एक बॉस भी हायर किया है ताकि जो लेबरर्स हैं वो सही काम करें, गलत काम ना करें, दैट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। अभी चलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री में क्या चाहिए हमें, फैक्ट्री में क्या चाहिए? हमें चाहिए एक
बाउंड्री, ताकि कोई भी अंदर ना चला जाए। इसी कारण सेल में भी ये बाउंड्री है। द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनियन कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनियस कवरिंग है जो सेल की, जो सेपरेट करती है सेल को बाहर वाले इन्वायरमेंट से, वही है ना, फैक्ट्री को भी बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेपरेट कर दिया, ताकि कोई भी चीज अंदर ना आ जाए फैक्ट्री में बाउंड्री ने। तो वही बाउंड्री ऐसे ही कर रही है सेल में भी, दैट इट इज सेपरेटिंग द सेल फ्रॉम द सेल कंटेंट्स फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, एक फैक्ट्री की एग्जांपल ले लो, यहीं पे भी टेक द एग्जांपल ऑफ दैट इंडस्ट्री ओनली। अभी जो वॉचमैन रखा होगा वो ऐसे तो है नहीं किसी को भी अंदर जाने देगा। कोई बोलेगा दैट आई एम अ ज्वेल रॉबर, मैं चोरी करने आया यहाँ पे, तो वो तो अंदर जाने नहीं देगा ना। ऐसे तो नहीं कि किसी भी चीज को अंदर जाने, कोई भी आदमी को अंदर जाने दे रहा है, नो। सिर्फ जो वर्क लेबरर्स हैं वहां पे उनके नेम्स चेकिंग करके आईडी कार्ड्स दे के फिर अंदर जाने देगा, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड, एनीवन इज नॉट अलाउड टू एंटर। सेम करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अंदर आने देती है, लाइक सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, इसीलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। The plasma membrane is also called selectively permeable membrane because it allows some selective substances to enter in the cell. उसके बाद आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन है जो जिंदा है, विच इज लिविंग, मीन जिंदा यानी इसमें लिविंग सेल्स है। इट इज 6 to 8 नैनोमीटर थिक। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी इसकी डिस्कवरी, मैंने लिखा ही नहीं डिस्कवरी किसने की थी, वेरी गुड। तो इसकी डिस्कवरी वैसे मैं आपको बता देती हूँ, डिस्कवरी की थी इसकी सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है, इन द ईयर 1972। उन्होंने एक फ्लूइड मोएसिक मॉडल बनाया था इसका, सिंगर और निकोलसन ने, एंड दे गेव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको अगली स्लाइड में। तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर पे आ जाओ पहले, तो यहीं पे आपको सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है यहाँ पे, वेट, स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक तो ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है, फोस्फोलिपिड कौन से दो शब्दों से बना है, फोस्फोलिपिड। फोस्फो को यहाँ पे फोस्फो को छोड़ दो, लिपिड पे ध्यान दो, लिपिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर ये क्या है, दो लेयर्स है इसकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन पे, ये फाइब्रस लेयरिंग है, ठीक है। तो ये इसमें जो लिपिड, सबसे पहले तो लिपिड क्या होता है, लिपिड आप पहले भी नाम सुना होगा, लिपिड क्या होता है, व्हाट इज अ लिपिड, लिपिड होता क्या है, लिपिड बना होता है हाइड्रोकार्बन का। किसका बना होता है, हाइड्रोकार्बन। बस आ गया समझ में, आ गया समझ में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, लिपिड क्या होता है। अच्छा, अभी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, आप बोलोगे लिपिड समझ में आ गया, बट हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, H+C, सॉरी मैं O लिख रही हूँ, ऑक्सीजन लिख रही हूँ, H+C, यानी जिसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है एक कार्बन का, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड की बायलेयर है क्या, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, होती है एक। तो ये क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, व्हाट इट इज, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इट इज पहले तो ये आप छोटी सी इंट्रोडक्शन ले लो। इट इज अ बाइलेयर ऑफ लिपिड कॉल्ड फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स लोकेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो अटैच्ड एट द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अभी यहाँ पे आ जाओ, मेन स्लाइड ये है। अच्छा, फोस्फोलिपिड्स आर द बेसिक फैब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया। इनको एम्फिथेटिक बोलते हैं, एम्फिथेटिक। एम्फिथेटिक क्यों, बिकॉज इनमें हाइड्रोफोबिक रीजन्स भी हैं, हाइड्रोफिलिक रीजन्स भी हैं। हाइड्रोफोबिक, फोबिया होता है ना, फोबिया होता है किसी चीज का डर, फोबिया क्या होता है, किसी चीज का डर। वैसे ही ना ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन है ये भी बहुत डरता है, किस चीज से डरता है, पानी से। हाइड्रोफोबिक रीजन मीन्स ये पानी से डरता है। हमारे सेल में भी कोई ऐसा रीजन है जो पानी से डरता है। तो हाइड्रोफोबिक आर द वाटर फियरिंग, मीन्स दे डू नॉट अलो वाटर टू एंटर। हाइड्रोफोबिक ऐसे रीजन्स हैं जो पानी को अंदर आने नहीं देते।
एंड हाइड्रोफिलिंग, बहुत उनको पानी अच्छा लगता है और वो पानी को अंदर आने देते हैं, आराम से एंट्री करते हैं, पानी आराम से एंट्री करता है पानी। ठीक है, ये क्लियर हुआ फोस्फोलिपिड, इट इज द बेसिक फैब्रिक। उसके बाद आता है प्रोटीन। अभी प्रोटीन सेकंड मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अभी प्रोटीन भी दो तरह का है, एक तो है इंटरगल, एक है फेरिफेरल। सिंपली समझो, इंटरगल होता है जो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होगा। अंदर कैसे, देखो ये आपका है इंटरगल प्रोटीन, ये आपका है इंटरगल प्रोटीन। और ये जो अंदर भी है बाहर भी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी हो सकता है, दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन। द प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन only are in the plasma membrane are called intergal proteins. The proteins which are both inside and outside the plasma membrane are called peripheral proteins. Clear? The third one is carbohydrates. अभी कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द थर्ड मेजर, बस तीन ही होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीसरा मेजर कंपोनेंट है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा प्रोटीन के साथ, अगर ये कंबाइन हो गया प्रोटीन के साथ, तो ये बनाएगा ग्लाइसोप्रोटीन, अगर ये अटैच हो गया लिपिड के साथ तो ये बनाएगा ग्लाइसोलिपिड। अब ये जो ग्लाइसोलिपिड और ग्लाइसोप्रोटीन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वहां पे दे एक्ट एज अ रिकॉग्नाइजेशन सेंटर। ठीक है, और वहां पे ये कुछ सब्सटेंसेस की मींस नजर रखते हैं, मींस दे रिकॉग्नाइज द सब्सटेंसेस कि कौन सा अंदर जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए। क्लियर? अभी चलते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। लेट्स मूव टू द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पहला फंक्शन है, ये देता है सेल को एक डिफरेंट डेफिनेट शेप। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल है तो ये गोल स्ट्रक्चर देगी, अगर ये स्क्वेरिश है तो स्क्वेरिश देगी, अगर ये हेक्सागोनल है तो हेक्सागोनल देगी। ठीक है, डेफिनेट शेप देती है एक सेल को। और ये क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर एक्ट करती है, दैट ओनली सम थोड़े से ही इनर कंटेंट्स आएंगे, मैकेनिकल बैरियर एक्ट करती है फॉर द जो सेल के अंदर कंटेंट्स हैं। ठीक है, उनके लिए। और ये क्या है, एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना मेम्ब्रेन की, वो खाने को भी अंदर इनगल्फ करने में हेल्प करती है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अलाउज सेल टू इनगल्फ फूड फ्रॉम द आउटसाइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। ये भी मैं पढ़ा चुकी है। इट कंटेन्स सम रिकॉग्नाइजेशन सेंटर्स एंड पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, दे हेल्प टू डिफेंस अगेन माइक्रोब्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन। क्लियर? नाउ कम ऑन, अच्छा ट्रांसपोर्ट। अभी जैसे मैंने बोला कि कोई पानी से डरता है, कोई पानी को आने देता है, कोई नहीं आने देता, तो ये क्या है, दो तरह है। द वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अदर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी दोनों के बारे में पढ़ते हैं, पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ आ जाइए पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव में क्या है कि एनर्जी का यूज नहीं होता, एनर्जी इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं यूज होती। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, वन इज डिफ्यूजन एंड अदर इज ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है, द पैसिव ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई। अच्छा, डिफ्यूजन क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से, जहां पे ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट है वहां से जहां पे लो है सब्सटेंस, ठीक है, जहां पे कंसंट्रेशन लो है वहां पे मूवमेंट होनी सब्सटेंस की, वेयर इट इज high, the passive of the passive, ये गलत लिख दिया मैंने, the movement of the substance from the region of high concentration to the region of low concentration is called diffusion. अभी osmosis भी सेम है, the movement of substances from the region of high concentration to low concentration। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में सब्सटेंसेस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही अंदर जा सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। अभी जो ऑस्मोसिस है वो है तीन तरह की। अच्छा, अभी वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहो, क्योंकि आगे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, इससे थोड़ी सी दूर है बस। अभी आगे क्या है, थ्री टाइप्स है सॉल्यूशंस की, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है,
सो पहले हम फटाफट, ये आप इतना मत पढ़िए, मैं आपको ऐसे ही सिंपली बता देती हूँ। ये देखो, हाइपोटोनिक कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें मानो ये मेरा वाटर है और बाहर एक और कंटेनर है, ठीक है। जब हाइपोटोनिक क्या होगा? जब वाटर की कंसेंट्रेशन बाहर वाले कंटेनर में हाई है और अंदर लो है, तो वाटर कहां से जाएगा? हाई टू लो, अंदर, बाहर से अंदर जाएगा। तो ये बाहर आपका एक्सटर्नल है, अंदर वाला अभी आपको सेल लेना है, ठीक है। तो जब सेल में कम कम पानी है और बाहर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर पानी जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाई कंसेंट्रेशन। व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल हैज मोर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द cell, then the water moves from the external environment to the cell and the cell swells. अभी सेल क्या होता है? मोटा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, क्योंकि पानी अंदर आ जाता है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक ऐसे ही आपका सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है व्हेन, जब पानी की कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज्यादा है और बाहर कम है। जब बाहर कंसंट्रेशन लो है और सेल में हाई है, तो पानी कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर जाएगा, मींस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। मींस when the concentration of water in the cell is high and the concentration of water in the external environment is low, then the water moves from the cell in the external environment, that is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें सेल क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि बेचारे में से पानी बाहर चला गया ना, ठीक है। तो अभी इससे ही आपकी एक संबंधित है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब प्लांट्स में ये होता है ना, जब सेल श्रिंक करता है, तो सारे जो कंटेंट्स हैं, सारे जो कंटेंट्स हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस चीज को बताने के लिए कि वो कहीं बाहर ना चले जाए इकट्ठे होके पानी के साथ ही, तो इस चीज से बचाती है सेल वॉल, ठीक है। इस चीज से बताती है उन्हें सेल वॉल, और इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अभी ऐसे एनिमल्स में क्यों नहीं होता? बिकॉज एनिमल क्या है? एनिमल का सेल हर तरह से, हर साइड से श्रिंक होता है। प्लांट का सेल सिर्फ एक साइड से होता है, एनिमल का सेल हर साइड से श्रिंक होता है, देयरफॉर। और प्लांट्स, एनिमल्स में इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिनेंटेशन, श्रिंटेशन, या श्रिंटेशन बोल सकते हो या क्रिनेंटेशन आप बोल दो, ठीक है, क्रिनेंटेशन। Animals may, when the cell shrinks from all the sides, wrinkles from all the side, it gives a wrinkle shape and it is known as crentation, ठीक है। अभी एक हमने पढ़ा है जी आइसोटोनिक, एक हमने पढ़ा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक कौन सा है? जब पानी की कंसंट्रेशन बाहर भी उतनी है, ना तो अंदर ज्यादा है ना बाहर ज्यादा है, ठीक है, ना तो अंदर ज्यादा है ना फिर बाहर ज्यादा है। तो पानी अंदर से बाहर भी चला जाता है, बाहर से अंदर भी आ जाता है, मींस कंसंट्रेशन सेम रहती है, दैट इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें सेल का जो साइज है वो सेम रहता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द सेल इज सेम, then the size of the cell remains same and there is no movement of water and the process is known as isotone and the solution formed is known as isotonic solution। तो तीनों क्लियर हुए? एक बार आपको फटाफट यहाँ पे पढ़ा देती हूँ मैं। Hypotonic, when the external environment of the cell has more water as compared to the inner environment and the water moves from the outer environment to the inner environment, the cell swells up. The plant swelled cells are called turgid। हाँ, जो प्लांट में जब सेल स्वेल कर जाता है तो उसे बोलते हैं टर्जिड, टर्जिड। अच्छा, अब ये आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। When the external environment as well as the internal environment of the cell have the same amount of water and the water does not moves, जब पानी मूव ही नहीं करता, then it is known as isotonic solution। और साइज का, सेल का साइज रहता है सेम। Hypertonic solution, when the internal environment of the cell has more water than the external environment of the cell and the water moves from inside to the outer side, then the solution formed is hypertonic solution and the size of cell shrinks, this is known as hypertonic solution। उसके बाद protoplasm of the cell shrinks so that the content should not move out। रुक जाओ। When in plant cells the water moves from outside of the cell, then the protoplasm of the cell shrinks up and so that the content should not move out, the cell wall protects the cell from this
and this phenomena is called as plasmolysis. समझ में आया? क्लियर? नाउ ये आप देख सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अभी आ जाइए ये एक्टिविटी पे। सो नाउ हियर आई एम हाइडिंग माई सेल्फ। Oh wait, just wait. Now we'll do an experiment. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चाहिए? यू नीड रेसन्स, दाखें। आपके घर में इजीली सारा सामान वैसे तो अवेलेबल होगा, सॉल्ट, नमक, एंड यू नीड 2 ग्लासेस फिल्ड विद वाटर। और ये ध्यान रखना, मेक इट श्योर कि जो ग्लासेस हैं वो ग्लास के होने चाहिए, ग्लास के यानी स्टील के ना हो, ठीक है? बिकॉज ताकि अगर आप स्टील के लोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं नजर आएगा अच्छी तरह से। नाउ आई टेक, एक ग्लास को तो आप साइड पे रख दीजिए, इसका आपने अभी कुछ भी नहीं करना। एक ले लीजिए, फिर क्या करना है, टेक सोल्ट एंड पुट इट इन द वाटर। अभी से क्या करना है आपको, मिक्सिंग करके मिक्स इट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मिक्स कीजिए। सो नाउ आई एम इजीली एबल टू सी कि क्या हो गया, ये वाटर का कलर कैसा है, इट इज समवट ब्लरी, और ये कैसा है, बिल्कुल साफ। तो अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू टेक द रेसन्स, ठीक है? रेसन्स लेनी है और उन्हें क्या करना है, वाटर में डाल देना है। यू नीड टू पुट देम इन द वाटर। अराउंड 6 to 7 रेसन्स डाल दीजिए, तो उससे आपको एक्सपेरिमेंट नजर आ जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों ग्लासेस में क्या किया, रेसन्स डाल दी, इस तरह से दिख रही है, इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, यस। तो आफ्टर 1 or 2 hours यू विल सी द चेंजेस, और वो चेंजेस भी आपको मैं अगली स्लाइड में दिखा रही हूँ। सी इट नाउ। सो हाउ वाज इट? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? और वो आप भी करके देख सकते हो अपने घर में, ठीक है? अपने घर में आप भी करके देख सकते हो, जरूर करके देखना। तो अभी मुझे उसके बाद जो चेंजेस ऑब्जर्व हुए देवर, एक तो ये दिखा, एक ये दिखा और ये दिखा। अच्छा, सबसे पहले तो अब ये वाला देखो, क्या चेंज दिख रहा है? क्या चेंज दिख रहा है? इधर वाली तो क्या होगी, ये वाली तो क्या होगी, स्वेलअप होगी। ये तो वैसी पहले क्या थी, थोड़ी सी फिर भी मोटी थी, अभी श्रिंक हो गई है, क्योंकि एक सॉल्यूशन में मैंने डाला सोल्ट, एक में मैंने सिंपल वाटर लिया, तो ये श्रिंक हो गई। इसने बाहर से पानी अंदर ले लिया, इसका जो अंदर भी पानी था वो भी बाहर चला गया, तो ये क्या होगी, श्रिंक होगी, ये होगी स्वेलअप। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट का सिर्फ यही आपको इलस्ट्रेट करना था, दैट इट इज ऑस्मोसिस। तो ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो, आराम से इजीली हो जाएगा। अच्छा, अभी बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये क्या है, एक ऐसी तरह का ट्रांसपोर्ट है, वेट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें इट यूजेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट। और कौन सी एनर्जी यूज की जाती है, द एनर्जी यूज्ड इज एटीपी। क्लियर? नेक्स्ट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें बड़ी बड़ी अमाउंट सब्सटेंसेस की अंदर लाई जाती है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस और फूड। तो जो वेसिकल्स खाने को अंदर लेके आती हैं, दे आर नोन एज एंडोसोम्स। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, एंडोसोम्स, ठीक है? And the process of engulfing food through the cell membrane is called endocytosis. इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से खाना अंदर आता है, that is known as endocytosis। और इस प्रोसेस से कौन खाना अंदर लेके आता है, that is amoeba, ठीक है? amoeba खाना अंदर लेके आता है। और द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जिस प्रोसेस से खाना, इसी प्रोसेस से जैसे अंदर आया वैसे बाहर भी जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडो यानी अंदर, एक्सो यानी बाहर, ठीक है? तो अभी द टाइम इज मूविंग अप, इट इज 50 मिनट्स, और आपका मोस्ट जो टॉपिक है दैट इज क्लियर। वैसे तो मैंने आगे आपका सारा बना रखा था, सेल वॉल वगैरह सब कुछ बना पड़ा था, बट एज द टाइम इज मूविंग अप विल डू इट टुमारो, ठीक है? कल ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। इट इज सैटरडे टुडे, कल आपको संडे को वीडियो मिल जाएगी। एंड टिल नाउ, be safe, be happy at your houses, and revise what I have told. So bye bye, we'll meet in the next session.